नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ दिल्ली से यशवंत सिन्हा साहब जुड़े हैं। सिन्हा साहब, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। सिन्हा साहब वैसे तो आईएएस अफसर रहे हैं, देश के विदेश मंत्री रहे हैं, देश के वित्त मंत्री रहे हैं, और मैं यकीनन आपके बारे में हमेशा कहता हूं कि देश के वरिष्ठ राजपुरुष हैं। सिन्हा साहब हमारे साथ सीधू ने सट में जुड़ते हैं तो हमारे दर्शकों को की ओर से और मेरी ओर से भी आपका हमेशा मैं आभारी रहता हूं। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं सिन्हा साहब के साथ, सिन्हा साहब, ये इजराइल और अमेरिका, इसने ईरान पर हमला किया। वैसे हमले का मकसद तो क्या था वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ट्रम्प भाई कुछ और कह रहे थे, वहां के शासकों को बदलने के लिए वहां की जनता को आग्रह कर रहे थे। एक और मंत्रणाएं चल रही थी इस बीच, और मंत्रणाओं के बारे में ये कह रहे थे कि पॉजिटिव है सब कुछ, और एकाएक इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण कर दिया। उनको लगा होगा कि ईरान वेनेजुएला होगा, मगर ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल के देशों को और इजराइल पर भी हमले किए। तो अब होना क्या है सर, ये किस प्रकार का माहौल बना है ट्रम्प भाई आने के बाद में, और एक क्रिमिनल, इंटरनेशनल क्रिमिनल नेतन्याहू, जो इंटरनेशनल कोर्ट में जिन्हें जेनोसाइड के लिए क्रिमिनल घोषित किया है, उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जाके गले मिलते हैं और इजराइल के साथ साथ हैं, ये दुनिया को बताते हैं। वो जैसे ही लौटे, ये ईरान पर आक्रमण हुआ, जो कि ईरान हमारा पुराना मित्र है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने पहले भी वहां पर ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ था, राजा गए और ये इस्लामिक क्रांति हुई, उसको भी भली भांति जानते हैं, आपका अध्ययन रहा है। तो हम तो ईरान के बारे में, भारत की नीति के बारे में, अमेरिका और इजराइल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सिन्हा साहब, बहुत धन्यवाद हरि भाई कि एक बार फिर आपने मुझे मौका दिया अपने शो में आने का। देखिए, एक बहुत विकट परिस्थिति आज के दिन पैदा हो गई है, और युद्ध होता जैसे हो रहा है, शुरू हो गया है, तो वो बराबर एक विकट परिस्थिति तो भारत के लिए पैदा करती ही। लेकिन इसमें जो सबसे आश्चर्य की बात है और दुखद बात है वो ये है कि इस युद्ध के शुरू होने के 3-4 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल के दौरे पर गए। उस समय भी आपको याद होगा कि बहुत लोगों ने और मैंने भी ये सवाल उठाया कि वो पूरा क्षेत्र अशांत है, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, तो ऐसे मौके पर मोदी जी को इजराइल जाने की क्यों जरूरत पड़ी। और उसके बाद जिस तरह वो इजराइल गए और जिस तरह इजराइल के साथ खड़े दिखे, ये भूल गए कि गाजा स्ट्रिप में इजराइल ने 70,000 सिविलियंस को मारा है, जिसमें कि महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं बड़ी तादाद में, जो कि एक अपराध है। और आपने ठीक ही कहा कि नेतन्याहू एक कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, और उनके साथ जाकर इस तरह भारत को खड़ा कर देना, जो कि हमारी परंपरागत नीति जो रही है पैलेस्टाइन और इजराइल के बारे में, उसको बिल्कुल उलट पलट देना, ये भारत को पसंद नहीं आया। अब मोदी जी ने ये बहुत गलत काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि जब 3 दिन पहले मोदी जी इजराइल में थे, तो क्या नेतन्याहू ने उनको बताया कि 3 दिन के बाद हम युद्ध करेंगे? और अगर नहीं बताया तो ये किस प्रकार की दोस्ती है भाई, कि इतनी बड़ी जंग छिड़ने वाली है, आप जाके उनके साथ गलबहियां कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारा मित्र, हम इसके साथ बराबर खड़े रहेंगे हर परिस्थिति में,
और वो मित्र आपको बता नहीं रहा है कि हम 3 दिन के बाद युद्ध करेंगे, जिसका इतना बुरा असर पड़ेगा भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर, जिसका आज के दिन भी हम सही अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। तो एक तो ये है, अगर बताया नेतन्याहू ने कि अमेरिका वो मिल के ईरान के खिलाफ युद्ध करने वाले हैं, तो मोदी जी की क्या प्रतिक्रिया हुई, ये जानने का हक है ना हमारे देश को, जी, देश के लोगों को, कि मोदी जी की क्या प्रतिक्रिया। क्या मोदी जी पीस मिशन पर गए थे? क्या इसलिए गए थे कि शांति स्थापित हो जाए और वो दोनों देश आपस में लड़े नहीं, या तीनों देश? नहीं, जाहिर है कि नहीं गए थे, कि उनका सारा जो आचरण था, बयान था इजराइल में, वो एक तरफा था, और सारे गुनाहों के लिए उन्होंने अपने मित्र नेतन्याहू को माफ कर दिया था उस ट्रिप में। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो इस युद्ध का परिणाम होने वाला है, वो अभी पूरी तरह से हम समझ ही नहीं पाए हैं, और मैं इसको झेल चुका हूं। मैं 1991 में इस देश का वित्त मंत्री था, जब इराक और इसका युद्ध हुआ था, कुवैत का, और तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी, तो देश की अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। भारत को अपना सोना भी गिरवी रखना पड़ गया था उस समय। अब उतनी स्थिति बुरी नहीं है, लेकिन क्या उसके बाद भी हम कह सकते हैं कि हम बिल्कुल अक्षुण्ण रहेंगे, इस हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं कह सकते। दूसरी बात, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने वाला हूँ, वो ये है हरि भाई, कि इन्होंने मार दिया खोमेनी को। खोमेनी को मौत के घाट उतारा ना। जिनीवा कन्वेंशन ऑन वॉर, मैं उसको अध्ययन कर रहा था उसका। लड़ाई में भी नियम लागू होते हैं। लड़ाई में भी इस बात की छूट नहीं है कि कोई भी देश कैसे भी लड़ाई लड़े दूसरे देश के साथ। लड़ाई लड़ने में भी नियम बने हुए हैं। उस नियम का एक बहुत बड़ा भाग ये है कि आप जो हैं वो सिविलियंस के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। ये खेमेनी क्या थे? सिविलियन थे ना जी। वो तो कोई मिलिट्री टारगेट थे नहीं, वो सिविलियन थे। और एक नया तरीका शुरू हो गया है जो अमेरिका ने वेनेजुएला में किया, कि उसके राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उठा के ले आए, यहाँ पर ईरान के राष्ट्रपति को मार दिया। ये क्या तरीका है? आप, वो सिविलियन है, आप रूल्स ऑफ वॉर के खिलाफ के मुताबिक उसको नहीं मार सकते हैं। ही इज नॉट ए कॉम्बैटेंट जी। वो आपके खिलाफ हथियार नहीं उठाए हुए है। तो एक तो ये है। तीसरी बात कि दुनिया के कई देशों ने, जिसमें कि यूरोप के देश भी शामिल हैं, उन्होंने इसकी भर्त्सना की है। चीन और रूस ने तो की ही है। हमने इतनी लचर इस पर स्टेटमेंट जारी किया है कि न 3 में है न 13 में है। क्यों नहीं हमने साफ शब्दों में कहा कि इजराइल और अमेरिका आक्रमणकारी मुल्क हैं आज के दिन। उन्होंने बिल्कुल गलत ढंग से, जब बातचीत का दौर चल रहा था, तब उन्होंने ईरान के ऊपर आक्रमण किया। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। क्या भारत ने इस बात की सिफारिश की है कि ये पूरा मामला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टेकअप हो? दूसरे देशों ने तो कहा है, और मीटिंग होगी भी शायद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। जी। तो भारत की विदेश नीति क्या है, ये तो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है। और मैं आपको याद दिलाऊं कि जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, मैं उनका विदेश मंत्री था, तो उस समय ईरान के शासक थे रफसंजानी। वो भारत की यात्रा पर है। यहाँ बहुत स्वागत हुआ उनका। यूनिवर्सिटीज वगैरह में गए, हम लोगों से बातचीत हुई, बहुत स्वागत हुआ, बहुत अच्छे मधुर रिश्ते बने। मैं विदेश मंत्री की हैसियत से खुद गया तेहरान, वहां पर भी बहुत हमारा स्वागत हुआ, और सब लोगों से उनको जो शीर्ष पदाधिकारी थे सबसे मुलाकात हुई। तो ईरान के साथ तो हमारी परंपरागत दोस्ती रही है। ईरान हमारे लिए
हाँ, वर्षों से हम सदियों से। हाँ सदियों से हम दो बहुत महत्वपूर्ण सभ्यताएं रहे हैं, ईरान की सभ्यता और भारत की सभ्यता, और जी। दोनों का आदान प्रदान चलता रहा है। आज के दिन भी चाबहार पोर्ट क्यों बना था ईरान में भारत के सहयोग से? इसलिए बना था कि पाकिस्तान ने हमको सेंट्रल एशिया में जाने से, अफगानिस्तान में जाने से रोक दिया था। उस समय कौन आया हमारे काम? ईरान आया। ईरान में चाबहार पोर्ट बना, चाबहार पोर्ट के बाद सड़क बनी, सड़क जो है वो हमको अफगानिस्तान ले जाएगी और सेंट्रल एशिया ले जाएगी। आज ईरान मुश्किल में है तो आप उसके साथ खड़े नहीं हैं, आप अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं, जो कि एकदम क्रिमिनल्स की तरह, अपराधियों की तरह बिहेव कर रहे हैं। मेरी तो बात ही ये समझ में नहीं आ रही है कि ये कौन सा तरीका हम अपना रहे हैं, कौन सी विदेश नीति पर हम चल रहे हैं। ये मेरे ख्याल से इनको यहूदियों का समर्थन चाहिए। यहूदी मुसलमानों के खिलाफ होते हैं, नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ भूमिका लेकर चलते हैं, तो दोनों एक वेवलेंथ पर आके नेतन्याहू से गले मिलते हैं। यही तो बात बनती है वहां। देखिए, ये तो बहुत ही छोटी बात है ना। हाँ। अगर ये बात जो आपने कही, मैं मानता हूं कि ये सही बात आपने कही है, लेकिन ये इतनी छोटी बात है कि आप यहाँ की राजनीति के लिए, देश के भीतर की राजनीति के लिए, जो आपकी एकदम स्पष्ट राजनीति है, बांटो और राज करो, तो मतलब इसकी तो इंतहा हो गई ना। इसी राजनीति का परिणाम है हरि भाई कि बीजेपी के एक मिनिस्टर मध्य प्रदेश में कंबल बांट रहे थे जाड़े में, और उन्होंने एक मुस्लिम महिला को दे दी कंबल और फिर वापस ले लिया। एक कौन सी मानसिकता है? कहाँ जा रहे हैं हम? देश को किधर ले जा रहे हैं? और मुझे बहुत इस बात की चिंता है कि अगर देश संभला नहीं, जागा नहीं और इसी तरह चलता रहा तो बहुत भयंकर समय का सामना हमको करना पड़ेगा। और ऐसे भी मैं बता दूं आज के दिन कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद होने का सीधा असर पड़ेगा कच्चे तेल की कीमतों पर, सप्लाई के ऊपर उसका असर पड़ेगा, और हम जो हैं उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतेंगे अपनी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। जी, मगर एक तो पैलेस्टीन की नीति हमारी जो रही, पैलेस्टीन, आपने पिछले एपिसोड में ये बात बहुत स्पष्ट कर दी थी, क्योंकि आपने उस वक्त ये बात बताई थी कि इजराइल के वो प्राइम मिनिस्टर जब आए थे, आपकी और उनकी जो बात हुई थी अटल जी के वक्त में, तो आपने स्पष्ट कहा था कि पैलेस्टीनी नीति में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, आपके साथ संबंध रहेंगे सुमधुर, मगर पैलेस्टीन नीति तो वही रहेगी। मोदी जी ने तो उसका चिरफाड़ कर दिया है खुले तौर पर, और 2024 के चुनाव में तो उन्होंने हमारे गुजरात में आकर देश भर में मुसलमानों के खिलाफ प्रचार किया है। मेरे ख्याल से हमारा वो संविधान या तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, वो तो ये छूट नहीं देता, मगर ये तो सब कुछ ये है। बाला साहेब ठाकरे को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से या तो प्रचार करने से पाबंदी लगाई गई थी, धर्म के नाम पर यदि आप चुनाव लड़ते हो तो। अब इनको तो कोई असर ही नहीं है, अब होगा क्योंकि क्या? कोई पकड़ने वाला नहीं है। जो जितनी संस्थाएं हैं जो कार्रवाई कर सकती थी, वो सारी संस्थाओं के तो पर इनका कब्जा हो गया है, वो तो इसी में लगे हैं। और ये जो नया सिलसिला इन्होंने शुरू किया है SIR का, वो किस बात को दिखाता है? पहली बार हमको लग रहा है कि भारत की आबादी जो है वो बेइंतहा घट रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हमारी आबादी जो है वो करोड़ों में घट रही है। जहां ये जाके SIR कर रहे हैं वहां पर निकाल रहे हैं लोगों को। और कौन लोग, किन लोगों को निकाल रहे हैं? मीडिया तो गोदी में बैठी हुई है ना, तो मीडिया इस बात का प्रचार करेगी नहीं, जानती भी है तब भी। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को निकाला जा रहा है,
और ये इतना खतरनाक एक मोड़ ले आया है हमारे सार्वजनिक और प्रजातांत्रिक जीवन में, जिसकी हम पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जड़ से ही सफा चट कर दो, जड़ ही काट दो, उनको वोटर बनने का अधिकार ही उनका छीन लो। यानी दूसरे विभाजन की ओर ले जा रहे हैं, ऐसा ही लगता है। हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि आप अत्याचार पर अत्याचार करते रहे तो कब तक कोई बर्दाश्त करेगा उसको। लेकिन देश के भीतर जो हो रहा है वो हो रहा है। अब इसी नीति पर हम विदेश नीति पर भी चलने लगे। जिस तरह यहाँ पर हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं, उसी तरह वहां पर भी हिंदू मुसलमान करने लगे। ईरान क्यों नहीं भाई, ईरान के ऊपर आक्रमण हुआ, ईरान का जो सुप्रीम लीडर था उसको मार दिया गया बिल्कुल गलत ढंग से, भारत ने कंडेम भी नहीं किया। जबकि मैंने आपको कहा कि जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है कि जो व्यक्ति सीधे आपके खिलाफ हथियार नहीं उठा रहा है, आप उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। और अमेरिका और इजराइल मिलकर ये कर रहे हैं और हम खामोश। हम क्यों नहीं कंडेम कर रहे हैं? अटल जी इसी पार्टी के ना प्रधानमंत्री थे। अटल जी के टाइम में हरी भाई, जो ईरान के शासक थे रफसंजानी, वो भी भारत आए, और इजराइल के शासक प्रधानमंत्री थे वो भी भारत आए। दोनों भारत आए, दोनों के साथ हमने कहा कि भाई ठीक है संबंध हमारा, पैलेस्टाइन के साथ भी हमारा संबंध ठीक है। लेकिन एक तो बिल्कुल एक तरफा कर दिया सब कुछ। ये जो है इनकी डोमेस्टिक पॉलिसी जो है उसी का एक्सटेंशन बन गया है इनकी विदेश नीति। जी, मगर आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से इसके दुष्परिणाम न केवल अर्थनीति पर, अर्थतंत्र पर, यानी इकोनॉमी पर हमें भुगतने पड़ेंगे, मगर और देश जो कि अमेरिका के साथ नहीं है, इजराइल के साथ नहीं है, वो हमें अस्पृश्य मानना शुरू कर देंगे, ऐसा ही समझा जाए ना। हम न इधर के हैं न उधर के हैं। हाँ, कम से कम देखे ऐसे देश जो है जिसमें चीन और रूस तो खैर एक दूसरे छोर पर खड़े हैं, लेकिन यूरोप के देश, फ्रांस कहाँ खड़ा है, जर्मनी कहाँ खड़ा है, क्या है इजराइल के साथ खड़ा है? नहीं, उन लोगों ने एक स्वतंत्र पॉलिसी अख्तियार की है और ये पूरा मामला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि भारत कहाँ खड़ा है। और भारत के प्रधानमंत्री 3 दिनों पहले इजराइल जाते हैं, वहां से गलबहियां लगा के आते हैं, पता नहीं क्या क्या करके आते हैं। हमको तो बात ही नहीं समझ में आती है कि भाई ये क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री। नहीं, वो गए ही क्यों थे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि वहां युद्ध होने वाला है। 3 दिन पहले आप वहां जाते हैं, जो मुख्य वहां का कॉम्बैटेंट है देश इजराइल, वहां जाते हैं, उसके साथ अपनी दोस्ती की दुहाई देते हैं। उसने जो कुछ पूर्व में किया, पास्ट में किया, उसको भूल जाते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे कि इससे बड़ा कोई दोस्ती हमारा नहीं है। और आज वो दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त का गला दबा के बैठा हुआ है और आप खामोश हैं। सर, इसका अंत क्या होगा? क्या कहा जाए? देखिए, एक तो तत्काल मैं ये मानता हूं कि तत्काल कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा होगा और उसका असर सीधे पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर। फॉर्चुनेटली हमारे पास लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस समय है, तो इसलिए 10-20 बिलियन डॉलर चले भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन महंगे कच्चे तेल को हम अगर देश में लाते हैं तो उसका असर, एक कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको कहते हैं, वो पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर होता है। तो वो होगा, वो हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो एक तो ये असर पड़ेगा। दूसरी बात जो है वो ये है कि दुनिया के दूसरे देशों, जिसमें मैं यूरोप के देशों को भी गिनता हूँ, केवल रूस और चीन को नहीं है, दुनिया के दूसरे देशों की नजर में भारत की प्रतिष्ठा बहुत गिर जाएगी, इसके बाद बहुत नीचे चली जाएगी, क्योंकि वो जानते हैं, वो समझ गए हैं कि हम कितने दबाव में हैं अमेरिका के और इजराइल के।
और इसीलिए हम स्वतंत्र विदेश नीति का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जो 1947 से हमारी पॉलिसी थी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, कि भारत अपने फैसले खुद करेगा। जिस तरह भारत अपनी नैतिक शक्ति के बल पर दुनिया को लीड करता था, वो सब समाप्त कर दिया मोदी जी ने। विश्व गुरु बन गए हैं, चेला कोई नहीं है। विश्व गुरु बन गए, चेला कोई नहीं है। सही बात है सर। आज आपने जो बात करी, मेरे ख्याल से पूरे देश को नुकसान करा रहे हैं और देश की साख को बट्टा लग रहा है, गिर रही है साख। अब इसमें क्या परिवर्तन कब आ रहा है, इस और हमारी नजर रहेगी। आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।